हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स थे उन मॉडल्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिस्ट मॉडल क्या है, सोशलिज्म या सोशलिस्ट मॉडल क्या है और मिक्स्ड मॉडल क्या है, इनकी जरूरत कब पड़ी, किसने फाउंड किया, क्या प्रिंसिपल्स थे जिनको ये जो इसके फाउंडिंग पिलर्स थे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपिटलिज्म से। कैपिटलिज्म जो सिस्टम था या फिर कैपिटलिस्ट जो मॉडल था, उनके फाउंडर माने जाते हैं एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। उनकी जब बुक्स आई थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, जब 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस आई थी तो उन्होंने कैपिटलिज्म मॉडल को बताया कि ये एक स्टेट के लिए ये मॉडल अच्छा है। इकोनॉमिक्स का जो मॉडल था, इकोनॉमिक्स का क्या सिस्टम है, वो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कितना करना है, किसके लिए करना है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहे। क्योंकि सरप्लस अगर प्रोडक्शन यूनिट जो भी है, प्रोडक्शन सेंटर जो भी है, जो एक सप्लायर भी होते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्शन करता है वो कंज्यूमर के लिए करता है। अगर कंज्यूमर जो डिमांड करता है कि उसको कितना प्रोडक्ट चाहिए, अगर उनके बीच में एक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वेस्ट भी हो सकता है और सरप्लस भी बच सकता है। जब डिमांड एंड सप्लाई का जब एक इक्विलिब्रियम बनता है, एक बैलेंस बनता है, तब बोलते हैं कि इकोनॉमी परफेक्टली वर्क कर रही है। तो जो कैपिटलिज्म मॉडल था, जिसमें स्टेट के रोल को लेके बताया था कि स्टेट का रोल कितना होना चाहिए, और स्टेट के रोल को लेके रोल ऑफ स्टेट का रोल जब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो एक लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से देखते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड देखते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ स्टेट को तो कई तरीके से देखा जाता है, और जो स्टेट का रोल है वो समय के साथ चेंज भी होता जाता है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो रोल था स्टेट का, वो सिर्फ सोशल सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी के साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मैनेज करना। लेकिन समय के साथ स्टेट की जो एक्टिविटीज में एक्सपेंशन हुआ और स्टेट एक वेलफेयर स्टेट जो आज हम आप देखते हैं, कल्याणकारी राज्य जो हर तरीके से हमको प्रभावित करता है। फिर इसके बाद जब ये मॉडल की जब फेलियर हुई थी तो उसके बाद जो सोशलिज्म का जो मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल जो कार्ल मार्क्स ने प्रपोज किया था, इन्होंने बताया था कि क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये कैपिटलिज्म सिस्टम वर्क करता है प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे चीजें होती हैं। और अगर जो स्टेट सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह रोल करता है और कोई भी इकोनॉमिक अफेयर में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करता, मिनिमल इंटरफेरेंस रहता है, जिसको हम लेजिज फेयर भी कहते हैं, नो इंटरफेरेंस। और यहाँ पे स्टेट का रोल को उन्होंने बताया था, कार्ल मार्क्स ने, स्टेट का रोल मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल है ये एक ऐसी क्लास बना देता है हैव्स और हैव्स नॉट की। रिच और जो पुअर का डिवाइड है सबसे ज्यादा इस मॉडल की वजह से हुआ था, जो उन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म या अपने जो भी दास कैपिटल थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स ने उसको साइंटिफिकली प्रूव किया था। उसके बाद इसकी भी जो ड्रॉबैक्स थे, जो मिक्स मॉडल में हम जब पढ़ेंगे, मिक्स मॉडल जो कि जेएम कीन्स ने दिया था, जॉन मैनयार्ड कीन्स ने, जिन्होंने मिक्स मॉडल बताया था कि स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर अगर मिलके काम करे और जहां पे स्टेट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं कर पाए और उसको प्राइवेट सेक्टर करे, तो ये जो इकोनॉमी के मॉडल थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल, स्टेट का रोल कितना हुआ, इनसे रिलेटेड था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्शन जो एग्रीकल्चर या अलाइड, इससे जो साथ में जो चीजें रहती हैं, जैसे माइनिंग, फिशिंग, इन सभी से रिलेटेड।
सेकेंडरी सेक्टर में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। टर्शरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड, जैसे कि टीचिंग भी एक सर्विस है उस तरीके से, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ये सभी चीजें हम सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में पढ़ते हैं। सभी सेक्टर्स का इकोनॉमी में क्या रोल होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, जो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी जिसमें नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है जो हमें नेचर से प्रोवाइडेड है, और रिसोर्सेज क्या है जो हमारी नीड को फुलफिल कर रहे हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो डायरेक्टली यूज करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में यूज किया जाता है, और जो उसका जो आउटकम होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको हम एज ए रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर में यूज करते हैं। और टर्शरी सेक्टर में जितनी भी सर्विस हैं जैसे लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ते हैं। इकोनॉमीज के टाइप्स कितने हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी इकोनॉमी किस टाइप की है। हर सेक्टर का, जो सेक्टर अभी पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन सभी का कंट्रीब्यूशन होता है एक कंट्री की ग्रोथ में, जीडीपी में। जैसे कि हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड और सर्विस सेक्टर। हर सेक्टर का एक कंट्रीब्यूशन होता है। जो सेक्टर ओवरऑल ग्रोथ जो 100% हम कंसीडर करते हैं, अगर 50% एक्सीड करता है तो हम बोलते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अगर ये सेक्टर 50% प्लस क्रॉस करता है तो बोलते हैं हम इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है। या ये सेक्टर करता है 50% एक्सीड कंट्रीब्यूशन में तो बोलते हैं सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी मानी जाती है, क्योंकि जो मैक्सिमम मोर देन 50% शेयर है वो सर्विस सेक्टर का है। तो इस तरीके से हम इन सेक्टर्स को स्टडी करते हैं, सभी का जो कंट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद समझते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी, फिर इसके बाद समझेंगे एनडीपी क्या है, फिर जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, फिर कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, ये रिलेटेड चीजों को इस क्लास में हम समझेंगे। जीडीपी जिसका पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, सकल मीन्स ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स एक कंट्री स्पेसिफिक में, प्रोडक्ट मीन्स कोई भी गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। एन मतलब यहाँ पे नेट से है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एन फॉर इधर नेट। तो सबसे पहले हम जीडीपी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया की जीडीपी क्या है। लेकिन अब जो जीडीपी से अलग हम इसके बारे में जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप जीडीपी समझें। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं या आप भी कोई अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले एक लिमिटेड टाइम देखते हैं कि किस टाइम में देखते हैं, या तो मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस। ऐसे ही इकोनॉमी को जब हम काउंट करते हैं उसकी ग्रोथ को, तो एक फाइनेंशियल ईयर जो कमेंस होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक टेरिटरी जो कि हमारे जितना भी इंडिया की टेरिटरी है, एक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स मतलब वस्तुएं, और जितने भी सर्विसेज, जो भी सेवाएं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक डिफाइंड टेरिटरी में, एक निश्चित भूभाग में, एक साल के दौरान उनका मॉनेटरी वैल्यू को हम देश की जीडीपी बोलते हैं। तो ये जीडीपी है। और फिर उसके बाद एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट। जब नेट किसी चीज का निकालते तो उसमें डेप्रिसिएशन को
रिड्यूस कर लेते हैं तो हमको एक्चुअल कॉस्ट पता लग जाएगी। और डेप्रिसिएशन का कॉस्ट किस तरीके से, जैसे कि ये मार्कर 20 रुपए का है और इसकी लाइफ है सपोज 1 साल, तो 20 रुपए का मार्कर 1 साल चलेगा तो हर मंथ इसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, क्योंकि ये 12 महीने बाद इसकी कॉस्ट 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हर महीने ये डेप्रिशिएट करेगा, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी तरीके से जीडीपी में भी हम जो डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई मशीन परचेज किया, मशीन 10 लाख की परचेज की और वो 10 साल चलेगी, तो उसके बाद उसकी जो वियर एंड टियर कॉस्ट है, जैसे हर साल उसमें 1 लाख रुपए लगने, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट को उस तरीके से रिड्यूस करके तो नेट वैल्यू निकालते हैं। जीएनपी और जीडीपी में अंतर इतना है कि इसमें डोमेस्टिक देखा जाता है और इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये ग्लोबल के साथ देख के, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऐड किया जाता है। अगर हमारे एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हमारे लिए फेवरेबल है। एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है क्योंकि हमको रेमिटेंस मिलेगा। रेमिटेंस मीन्स होता है विदेशी जो भी मुद्रा होती है, फॉरेक्स वगैरह, फॉरेन जो करेंसी। और इसके बाद जीएनपी और सेम इसमें डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देते हैं जीएनएनपी में। अब उसके बाद कॉस्ट को समझते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट के कितने तरीके की होती है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं लागत, किसी भी वस्तु को बनने के लिए जो भी लागत लगती है वो मूल्य है। एक जो मार्केट कॉस्ट, जो मार्केट में जब हम कोई चीज को बेचते हैं तो अपना फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद मार्केट कॉस्ट पे उसको सेल करते हैं, जिसमें टैक्सेस वगैरह और जो भी चीजें, लेबर का कितना चार्जेस है, सभी को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूसिव जो रेट रहता है, जो भी आप मार्केट में जो प्राइसेस देखते हैं कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, वो हमेशा मार्केट प्राइस पे, मार्केट कॉस्ट पे ऑफ रहता है। अगर कोई भी, अगर ये मार्कर है जिसकी लागत मूल्य है 10 रुपए, क्योंकि इसमें जो उसकी मटेरियल यूज किया है या फिर जो भी लेबर इसमें लगी है, जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व थी इसके प्रोडक्शन में, सपोज 10 रुपए थी, सभी को मिला के, इसकी लेबर को और इसकी रॉ मटेरियल को लेके जब इसको मार्केट में सेल किया जाएगा तो सीधी बात है 10 रुपए से ऊपर किया जाएगा। तो जो मार्केट कॉस्ट जो डिसाइड की जाती है इन सभी फैक्टर्स की बात की जाती है। फैक्टर कॉस्ट जो लागत मूल्य 10 रुपए है तो 10 रुपए से ऊपर ही इसकी मार्केट कॉस्ट होगी। अगर इसको 20 रुपए कर दिया, इसमें इसकी जो कॉस्ट है फैक्टर कॉस्ट वो 10 रुपए है, मार्केट कॉस्ट 20 रुपए। अगर वो भी कुछ डिस्काउंट भी देंगे तो इस 20 रुपए पे देंगे, ना कि 10 रुपए पे। तो ये मार्केट कॉस्ट होती है। अब इसके बाद समझते हैं कि प्राइस क्या है। प्राइस को जब हम देखते हैं कि जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे, प्राइसेस हम करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट मतलब जो एक स्थिर प्राइस है, जैसे कि एक बेस ईयर हम कंसीडर कर लेते हैं। बेस ईयर एक वो ईयर होती है जब इकोनॉमी अच्छे तरीके से वर्क करती है। जैसे मैंने इकोनॉमी की पहली क्लास में बताया था, जो बिजनेस साइकिल बताई थी कि कभी इकोनॉमी में एक रिसेसिव फेज आता है, कभी प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिप्रेशन, ये सभी फेजेस चलते हैं। लेकिन बेस ईयर जब हम कंसीडर करते हैं किसी भी प्राइस का फिक्स करने के लिए, सपोज आप जितने भी आप पैसे कमाते हैं और जो आपकी सैलरी है, आपके खर्चे लगातार रहते हैं। कभी किसी महीने में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, किसी महीने में खर्चे बहुत कम रहते हैं। जब हम अपनी सैलरी का जब कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा हर महीना खर्चा कितना है, तो हम एक ऐसे मंथ पे कैलकुलेट करते हैं जहां पे एवरेज चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से बेस ईयर भी हम इसी तरीके से एवरेज ईयर को लेते हैं, ना यहाँ पे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हो, ना रिसेशन, डिप्रेशन जैसी कंडीशन नहीं हो। तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है, कितना ग्रो कर चुकी है। करंट प्राइस जिसमें इन्फ्लेशन ऐड हो जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। और महंगाई क्या है वो अगली क्लास में समझेंगे, जब चीजों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है उसको हम महंगाई बोलते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि महंगाई का क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों पे। कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर से क्या फर्क पड़ता है जीडीपी को कैलकुलेशन करते समय, जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और डबल काउंटिंग किस तरीके से मिसकैलकुलेट करती है इकोनॉमी की ग्रोथ को। तो ये सभी चीजें हम इकोनॉमी की वीडियोस में समझेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।